बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, क्या हमको किसी का डर नहीं जी। लाहौर पाल से ये खबर है, उनकी 748 गाड़ियाँ टोकन टैक्स नादहिंदा हैं और 200 गाड़ियाँ गैर रजिस्टर्ड निकली। लाहौर को दिलकश बनाने के लिए इमारतों और दीवारों पर पेंट वर्क करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। लेस्को चीफ को बचाने के लिए चार चीफ इंजीनियर्स की तरक्की का मामला गोल कर दिया गया। और आखिरी टॉप स्टोरी, हड़ताल मौखिर, प्राइवेट तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रजा खरल। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। रजा भाई, लाहौर पुलिस ने अपनी इजारादारी बना ली है और ऐसा लगता है कि उनको किसी का डर नहीं है। टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, उनकी गाड़ियाँ बंद की जाती हैं और 748 गाड़ियाँ लाहौर पुलिस की ऐसी हैं जिन्होंने टोकन टैक्स अदा नहीं किया और सोने पे सुहागा 200 ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये कानून जो है ये दूसरों के लिए है, कमज़ोरों के लिए है, उनको पाबंद करने के लिए है। और जब ताकतवर महकमों की बात आती है या शख्सियात की बात आती है तो वो इससे मुबर्रा हो जाती हैं। ये बदकिस्मती होती है किसी भी सोसाइटी की, कानून कमज़ोरों के लिए रह जाता है और ताकतवर लोग उससे बिल्कुल बागी होते हैं या आज़ाद होते हैं। उसकी वजह फिर ये रिएक्शन जो सोसाइटी के अंदर आता है कि वो अनसर्टेनिटी होती है, बेयकीनी, और फिर हर बंदा यही इसी कोशिश में लगा होता है कि किसी तरीके वो स्टेटस तक पहुँचे जिस पे जाके वह कानून की इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन दोनों से इस्तिस्ना उसे मिल जाता है। तो ये बदकिस्मती, अगर कानून लागू करना है तो वो सब के लिए, लॉ ऑफ द लैंड जब उसकी डेफिनेशन आती है तो वो सब के लिए होती है। अब ये कि अगर वो गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड हैं 200 के करीब और उससे ऊपर जो 500 या 550 गाड़ियाँ जो हैं 748 गाड़ियाँ, वो अगर टोकन टैक्स ही नहीं पे करते तो रेवेन्यू जो सरकार को जाना है वो रेवेन्यू नहीं आएगा। और फिर ये कैसे, कौन सी इखलाकी जुर्रत होगी पुलिस के पास, बेस के ऊपर ये लोग ये दूसरों को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है। और इसमें मुतल्लिका इदारे या मुतल्लिका इदारों के जो सरबराह हैं, जिनकी जिम्मेदारी है रेवेन्यू के हवाले से भी, इसके हवाले से भी, टोकन टैक्सेस के हवाले से भी, उन्हें ये जिम्मेदारी अपनी भरपूर अदा करनी चाहिए, ये देखते बगैर कि कौन सा महकमा है, ताकतवर है या कमज़ोर है। तो ये पुलिसिंग भी तभी बेहतर होगी। मद में पुलिस जो है वो 1 करोड़ रुपए की नादहिंदा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से बार बार नोटिस भी दिया गया, खत भी लिखे गए। अब इनके ऊपर छापा मारने के लिए कौन सी पुलिस, कौन सी फोर्सेस? जी बिल्कुल, ये तो फिर ऐसा ही है कि ना होने वाली बात। और अगर ये ऐसा ही रहता है सिलसिला तो फिर और लोग भी होंगे जो इसको जवाब बनाएंगे और महकमे भी होंगे जो जवाब बना लेंगे कि ये कानून जो है ये एक कागज़ का टुकड़ा है और इसकी कोई अहमियत नहीं, और जो चाहे आप चीज़ ख़रीदें रखें पास और बग़ैर जो कागजात हैं उनके बग़ैर रखें। तो ये अगर ये सिलसिला चलना है तो ये पुलिस को खुद देखना चाहिए कि जब कानून पे अमल दारी करवाती है पुलिस तो फिर अपने ऊपर भी वही कानून लागू करे। अगर ऐसा नहीं करती तो आगे कैसे मुमकिन है ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हो और सिचुएशन मुल्क की या सूबे की या फिर इस शहर की बेहतर हो। आप पुलिस बढ़ाते जाएं लेकिन पुलिस खुद अपने कवानीन से नावाकिफ़ है तो फिर उस पुलिस का हमें क्या करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसको हल करने के लिए वज़ीर आला को भी इन एक्शन होना चाहिए कि इनको बजट दिया जाता है, फंड्स दिए जाते हैं सालाना, इनका बजट बढ़ता है दूसरे महकमों की निस्बत, पुलिस का बजट ज़्यादा होता है और एवरेज के हिसाब से भी ज़्यादा होता है। और लोग, आपको याद हो जब एनुअल डेवलपमेंट प्लान आता है तो उस वक्त होता क्या है कि दूसरे महकमे और कई जो पॉलिटिशियंस हैं वो एतराज़ करते हैं कि इसको पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। तो ये वाकई पुलिस स्टेट बन रही है कि पैसे भी ज़्यादा ले लेती है बजट में से
और साथ ही साथ अमल दरामद भी नहीं करती। कानून सबके लिए जब कहा जाता जी है तो बिल्कुल, उसमें लॉ तो इज फॉर तमाम ऑल। डिपार्टमेंट जी आते हैं, बिल्कुल, उसमें इसको आप इस्तिस्ना नहीं दे सकते हो कि ये पुलिस डिपार्टमेंट है या ये लेस्को डिपार्टमेंट है या ये फलां बिल्कुल। डिपार्टमेंट है तो इनसे हम बिल वसूल नहीं करेंगे या इनसे हम टोकन टैक्स की फीस जो है वो वसूल नहीं करेंगे। तो अब इस हवाले से जो है वो सोचना होगा, आईजी पंजाब को भी देखना होगा कि किस तरह से वो अपने बजट को मैनेज करते हैं। अगली हमारी टॉप स्टोरी, लाहौर को दिलकश बनाने के लिए इमारतों और दीवारों पर अब पेंट वर्क किया जाएगा और इसका मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है, एनसीए के साथ कोऑर्डिनेशन की जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक बड़े अरसे से ये प्रोजेक्ट हैफजर्डली या आप ये कह लें कि मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मिल के कर रहे हैं। आप देखें गुलबर्ग के एरिया में या कई लो लाइंग एरिया जो दूसरे हैं उनके इलाकों में, डाउन टाउन में, इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट किसी न किसी सूरत में चला हुआ है। और जब ये प्रोजेक्ट चला हुआ है तो फिर इसको दोबारा चलाने की एक और मंतक हो सकती है। अब मेरी समझ से बाहर है कि आप अगर गुलबर्ग जाते हैं तो ये सारी दीवारें जो हैं वो पहले ही पेंट की हुई हैं। अब ये कि हो सकता है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनना हो, उसमें बड़े खाबे आने हों, ये भी हो सकता है। और हो ये सकता है वाकई लाहौर खूबसूरत हो, लेकिन लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को गाइड किया जाए कि वो ग्रेफिटी से बचें। ये जो लिखते हैं दीवारों पे जो चाह लिख दिया, फलां हकीम, फलां संदल का शरबत है, फलां ये चीज़ है, ये छोड़ दें। ये खूबसूरत दीवारें रहने दें इन्हें। जो है वॉल चॉकिंग जो है चाहिए और खूबसूरती जी बिल्कुल। और ये और लॉ ऑफ द लैंड, फिर बात वही आ जाती पुलिस की। एक कानून ये भी है कि जिसपे आप वॉल चॉकिंग जो है वो ममनुआ है। आप कोई पैगाम दीवार के ऊपर नहीं दे सकते। लेकिन हम ये देखते हैं कि सारे हकीमों के पैगाम भी उधर ही होते हैं और सारे उलमा के पैगाम भी उधर ही होते हैं। और फिर होता ये है रैलियों और एहतजाज भी वहीं पे होते हैं। और फिर होता ये है कि जहाँ पाकीज़ा या दीनी मैसेज होता है वहाँ पे लोग कोई ना कोई चीज़ भी फेंक रहे होते हैं बगैर देखे हुए कि आगे दीवार के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाना चाहूँगी। जब हुकूमत पोस्टर्स लगाकर, बैनर्स लगाकर, वॉल चॉकिंग करके अपनी तशहीर करती है और इस हवाले से जो है वो लाहौर की खूबसूरती को मुतासर करती है, तो फिर आम लोग भी जाहिर है उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। ये सारा उसी के अगर जिसके पास इक़्तिदार है वो एक गलती करता है तो आवाम 10 गलतियाँ करेगी। ये अमूमन होता है कि वो स्टेप्स जो फॉलो करते हैं वो हुक्मरानों की बासर तबकात की हैं। अगर बासर तबकात और हुक्मरान होश के नाखुन लें और लाहौर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और कानून पर भी अमल दरामद कराना चाहते हैं तो फिर उन्हें खुद से कानून पर अमल दरामद करना होगा। अब मैंने ये देखा है और आप लोगों से आपने देखा होगा कि स्ट्रीमर्स लगे होते हैं, इस तरह की मैसेजिंग होती है जो मुख्तलिफ महकमों की जानिब से होती है। कोई एक तरक्याती मंसूबा मुकम्मल कर लें या शुरू कर लें, पूरी केनाल के ऊपर जो है वो आपको फ्लेक्सेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। पूरे मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, ग्रीनरी से मतलब एक खुशगवार माहौल होता है। उसके ऊपर आपने जो है वो बैनर्स और फ्लेक्सेस लगाए होते हैं। कहाँ पर खूबसूरती बिल्कुल ये सारी चीजें जो भी हो रही है, ढिंडोरा पीटना शायद इनके लिए ढिंडोरा पीटना। अब बात यह है कि ये जो तशहीरी मुहिम होती है इस पे कितना पैसा खर्च होता होगा और वो पैसा किधर जाता है, कौन लेता है, किधर से आता है। अब ये कि वो एक ऐसा बॉक्स बन चुका है कि जिसको आप छेड़ भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। लेकिन होता यही है कि ये स्ट्रीमर्स लगाने वाले कहाँ कहाँ से किकबैक सब कुछ होता है और सब कुछ चलता है इसमें। उस वक्त तक ये माशरा सही नहीं होगा जब तक आप खुद जो है कम खर्ची की तरफ नहीं जाते। अब जब सरकार इस तरह अंधाधुंध खर्च करती है तो अवामी रवैया भी वही होगा। और फिर ये सरकार ये ख्वाहिश रखती है कि वो लोग टैक्सेस भी पूरे अदा करें, सब कुछ बर वक्त करें। तो इसमें सरकार को, जिस तरह पुलिस वाली बात कर रहे थे ना, सरकार को भी अपने होश के नाखुन लेना होंगे और सही तरीके से काम करना होगा, तभी प्रेसिडेंट सेट होगी एक अच्छी गुड गवर्नेंस की। अदरवाइज ये गुड गवर्नेंस नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, कमिंग बैक ऑन द स्टोरी कि एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि स्टूडेंट्स जो है उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है और एक जो रंगों का शहर लाहौर, बागात का शहर लाहौर, खूबसूरत शहर लाहौर, कल्चर से भरा हुआ, वो कल्चर जो है वो दीवारों पर नज़र आएगा और मुख्तलिफ जो है वो आर्टिस्टिक वर्क जो है वहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह रहा था कि स्टूडेंट्स ने ऑफ देयर ओन पहले एक स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट। अगर आप देखें लाहौर के कई इलाकों में है। हाँ, हम गवर्नमेंट की इस बात को तारीफ ज़रूर करते हैं, लेकिन हर चीज़ की जो पैटर्नाइज करें आप, लेकिन उसको सस्टेन भी करें। अब ये नहीं है कि आज ये कैंपेन बुखार चढ़ा कैंपेन का और फिर कुछ अर्से बाद ये डाई डाउन हो जाए। फिर इसे कंसिस्टेंट होना चाहिए और ये फॉलो अप इसका रखना चाहिए। कोई दीवार भी ऐसी ना हो
और फिर जो किसी की आप निजी मलकियत है तो उसको पाबंद किया जाए कि जी आप अपनी दीवारें सीधी करें, सही रखें और गिरने वाली ना हो, तो कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो उनकी वजह से, तो फिर तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन अब मैं ये कि समझती इसकी हूँ मैं कि इसका आधी भी तारीफ पैटर्न इसलिए सेट होना मैं चाहिए। आधी तारीफ इसकी इसलिए कर रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल नहीं होते। ये मैंने माजी करीब में भी देखे हैं और अब आगे भी आप देखेंगी कि सस्टेनेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और ज़िले हुकूमत जो है इसे एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बनाए और उसमें कोलैबोरेट करे इदारों के साथ भी। जिस तरीके से ये बात कही जा रही है ये अच्छा स्टेप है यहाँ तक तो, लेकिन ये कि जब ये सस्टेनेबल होगा, ऑन गोइंग होगा, तभी लाहौर खूबसूरत होगा। और फिर ये है कि उन जगहों पे जहाँ पे गंदगी फेंकी जाती है वो हमें देखना होगा। ओपन एयर में डंपिंग ना करें, इससे बचें, बीमारियाँ उससे फैलती हैं। ये सरकार के और ज़िले हुकूमत की बहुत सारी लेकिन जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं लाहौर की इतनी तारीफ ज़रूर करना चाहूँगी कि जो अल बुराक और एमसी जो लाहौर म्यूनसिपल इन्वेस्ट कंपनी जो बनाई गई है, मेरा नाम LWMC मेरे जहन से बिल्कुल ही वो स्केप हो गया, उसको इतना क्रेडिट तो जाता है कि उसने लाहौर को खूबसूरत बनाया है और लाहौर को साफ सुथरा बनाया है। आप कराची की हालत आजकल खबरों में देख रहे हैं और कंपैरिजन में अगर जाया जाए तो लाहौर बहुत खूबसूरत। ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अगर आप पिछले 6-7 सालों में देखते हैं लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट को, तो लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुई है और भी बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। रज़ा भाई बिल्कुल आपने सही कहा। और नाज़न LWMC की हमने बात की, पता नहीं क्यों मेरे जहन से ये नाम जो है, ये कंपनी का नाम जो है वो स्किप हो गया, लेकिन आज हम इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो भी LWMC के MD हैं, जिनका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगी और उनसे पूछूंगी भी कि आगे बेहतरी के क्या चांसेस हैं। खैर उस सेगमेंट की तरफ तो हम चलेंगे ही, फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मज़ीद खबरें डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़न, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे और अगली हमारी खबर लेस्को चीफ को बचाने के लिए 4 इंजीनियर्स की तरक्की का मामला जो है वो गोल कर दिया गया है। और यूँ लग रहा है कि लेस्को चीफ कैसर ज़मान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या ज़िद है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे डिपार्टमेंट्स में कि कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। क्यों? क्या काम काम बहुत ज़्यादा आया होता है या कुर्सी से प्यार बहुत ज़्यादा होता है? उस ओहदे का, उस पावर का नशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल सीमल, ये ओहदे देने वालों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। और अगर आप कहें कि गिल्टी कौन है इस मामले में, तो वो गिल्टी वो लोग हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी। अगर किसी को अनड्यू फेवर दी जा रही है तो उस अनड्यू फेवर के बदले में अनड्यू फेवर ली भी जाती है। तो ये आपने देखना है और हमने देखना है सहाफ़ियों ने कि ये अनड्यू फेवर जो किसी को परमानेंट बनाया जा रहा है और उसकी वजह से कई और अफसरान की बलि चढ़ाई जा रही है, तो उसके पीछे फेवर्स किसको दी जा रही हैं, कौन से ऐसे महकमे, कौन से ऐसे अफराद हैं जो यहाँ से फेवर लेके और फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। तो ये देखना होगा हमें कि ये 4 अफसरान जिनकी बात आप की कि उनकी तरक्की वगैरह रोकी जा रही, तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम विद लॉ। जो वापडा के लॉज हैं या लेस्को के लॉज हैं या जो सरकार के दीगर वफाकी मुतसिब इदारे के लॉज हैं कि अगर 4 या 5 लोगों को तरक्की नहीं दी जा रही और कुछ लोगों को पिछले दिनों इसलिए लेस्को बदर कर दिया गया, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। शाहिद सिप्रा की खबर है, उनसे तफसीलात भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सिप्रा, ये बताइएगा, ऐसा लग रहा है कि लेस्को चीफ जो हैं वो ये रट लगा कर बैठे हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा और उनको नवाजने के लिए बहुत से अफसरान को जो है वो उनकी बलि भी चढ़ाई जा रही है। पिछले दिनों आपने खबर दी थी लाहौर बदर कर दिया गया कुछ अफसरान को और अब 4 चीफ इंजीनियर्स जो हैं उनकी तरक्की का मामला गोल किया जा रहा है। ये देखें, ये सारा हालात सिर्फ एक ही बंदे के लिए किया जा रहा है, वो लेस्को चीफ कैसर ज़मान है। अब पहले इससे था कि चीफ इंजीनियर्स को जब तरक्की दी गई ग्रेड 20 में और एक ही रोज में उनको कंपनी बदर कर दिया गया, उस वक्त यही इतलात सामने आई कि लेस्को चीफ कैसर ज़मान चूँकि 1 जून को रिटायर हो रहे हैं तो उनकी मुद्दत मुलाजमत की तौसीक़ के हवाले से मुख्तलिफ इतलात सामने आ रहे हैं, तो इसलिए उनको कंपनी बदर किया गया। उस वक्त मुतज़ाद बयानात आते रहे, लेकिन अब जो हालात ये है कि चीफ इंजीनियर जिन्होंने जनरल मैनेजर के अहदे पर जाना था वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 4 अफसरान शामिल हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राव ज़मीरुद्दीन है, चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट चौधरी असगर, जीएम टेक्निकल चौधरी मोहम्मद अनवर और चीफ इंजीनियर ओवर डैम असदुल्ला है। इनको जनरल मैनेजर के अहदे पर जब तरक्की मिलनी थी तो लेस्को में 3 चीफ इंजीनियर की नशीसें खाली हो जानी थी। अब यह था कि अगर ये जनरल मैनेजर बन जाते, प्रमोशन बोर्ड हो जाता तो 3 सीटें खाली होनी थी और वो लोग जो चीफ इंजीनियर जिनको कंपनी बदर किया गया है
उनकी जानिब से रेजिस्टेंस सामने आनी थी कि अगर उनको बाहर निकाला गया, जब कंपनी में 30 सीटें मौजूद हैं, उनको यहाँ पे तैनात किया जाए। जब उनकी तैनाती होती तो लेस्को चीफ कैंसर जमान के लिए एक बड़ी फिर मुश्किल खड़ी हो जाती और उनकी मुद्दत मुलाजमत की तौफीक की जो बातें हो रही हैं उसकी राहें जो हमवार हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, लेकिन क्या कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एहतसाबी नहीं है यहाँ पर? उनको तौसीह दे दी जाएगी मुलाजमत में, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी हैं और उनका भी टेन्योर भी पड़ा हुआ है, उनको तरक्की नहीं दी जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है इनको? ये देखिए, बेसिकली ये पेप्को का काम है। पेप्को की जानिब से ये प्रमोशन बोर्ड किया जाना था। पेप्को का तमाम अफसरान को एक दिन मैसेज दिया गया कि उनका प्रमोशन बोर्ड होने जा रहा है और अचानक इसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद उन अफसरान से भी हमारी बात हुई है। बात की ये राय है कि कोई उनकी जाती कोई मसरूफियात होंगी जिसकी वजह से पेप्को हुकाम ने इसको मुलतवी किया। तो हम अब जो जराए हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड सारी चीजें की जा रही हैं और सिर्फ ये एक ही बंदे के लिए की जा रही है, वो चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को है वो कैसर जमान है, ताकि उनके पीछे कोई भी ऐसा चीफ इंजीनियर मौजूद ना हो तो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे। अफसर, एक शख्स की कुर्सी को बचाने के लिए जो है वो बहुत से लोगों की कुर्बानी दी जा रही है। 8 अफसरान को इससे पहले लाहौर बदर किया था, उनको कंपनी से निकाल दिया गया था और अब 4 चीफ इंजीनियर्स की तरक्की का मामला जो है वो गोल करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर डिस्कस करते हैं। कल हड़ताल मौखर की गई। लाहौर प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के जो सदर हैं काशिफ मिर्ज़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा स्कूल अब खुलेंगे लेकिन हम हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे, मुतालबात हमारे वहीं पर स्टैंड करते हैं, मौखर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने और हुकूमत ने भी एक तरह से उन्हें जो निगोशिएट पे लाई है, निगोशिएशंस पे, वो उससे कुछ बेहतरी हो सकती है। बच्चों का अभी साल शुरू हुआ है, तालीमी हर्ज होगा उनका और इसके लिए जो है उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया है जो स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन है। तो हम रेज़ इन फीस जो है ये एक अलग मामला है। अगर हुकूमत सब्सिडाइज़ कर रही है, जो हुकूमत उन्हें कंसेशंस दे रही है इमारत की सूरत में या दीगर बाई लॉज में उन्हें कंसेशन दे रही, कहीं ना कहीं अगर हुकूमत की तरह से वो मराद ले रहे हैं तो उनकी फिर जिम्मेदारी ये है उसके बदले में कि वो अपनी फ़ीस को उस स्ट्रक्चर में रखें, उस लेवल पे रखें कि जो आम बंदा अफोर्ड कर सके। अब ये है कि कुछ स्कूल्स का जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फ़ीस इस कदर हाई हो चुकी है कि वहाँ से बच्चों को स्कूल तालीम दिलवाना एक जुएशी ख्वाब बन चुका है। दूसरी ये है कि हुकूमत इस सिचुएशन की ज़िम्मेदार भी है, एक्सप्लॉइट होने की ज़िम्मेदार भी है। इसने पहले खुद इनकरेज किया है कि इस तरह की तालीम हो, प्राइवेट एजुकेशन हो, कॉस्टली तालीम हो और जिसमें स्नॉबरी, अपने स्कूल्स का मयार जो है वो इस कदर गिरा दिया। जब आपने स्कूलों को आपने तवज्जो ही नहीं दी है तो फिर उसके बदले में आप ब्लैकमेल तो होंगे। अगर आपने बढ़ने दिए हैं, इमारत ऐसी बनने दी है जिसके साथ कोई प्लेग्राउंड भी नहीं है, ऐसी जगहों पे स्कूल बनाए हैं जो बेहतर इमारतों में नहीं है, मखदूश हालत में है प्राइवेट स्कूल, तो फिर उस वक्त हुकूमत ने खुद मौका दिया है कि बिल्कुल। अच्छा, कल इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो मुफ्त तालीम के हक में नहीं है, वो पैसे देना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनकी जेबों पर डाका डालना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, और आप देखें इनविजिबल अखराजात, ये एक तो स्टिपुलेटेड अखराजात होते हैं कि माहाना फीस इतनी है, फिर आपको महीने में जो आपको नोटिस आ जाता है वो गैर तदरीसी काम चल रहे होते हैं। ये बहुत सारे मसाइल अच्छी चीज़ है, वो भी होना चाहिए, लेकिन उसकी मद में भी आप पैसे बटोर रहे हैं, फीसों में भी आप इजाफा करना चाह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर लूट मार का सिलसिला हुआ ना, ये गलत है, बुनियादी चीज इसको रोकना चाहिए। लेकिन आज इसको एक पैरिटी पे आना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन ममनू नहीं है, देनी चाहिए, लेकिन उसके सर्टेन पैरामीटर्स होने चाहिए और फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गवर्नर ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। अब देखें, उन्होंने तो धमकी दे दी है, मसला हल ना हुआ तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन आई होप कि कुछ मुज़ाकरात हो जाएं और फिर जो है वो तालीमी हर्ज ना हो बच्चों का। हमारी जो मेन कंसर्न है वो यही है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम शहर लाहौर की बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, मेरा शहर लाहौर। जी, मेरा शहर लाहौर में आज हम जिक्र करेंगे लेजेंड मुसव्विर शाकिर अली के ऊपर कि उनकी क्या क्या खदमात हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। रज़ा खलील साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा भाई,
शाकिर अली साहब के ऊपर आज हम बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से उन्होंने मुसव्वरी के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी। तो कहाँ से शुरू करें हम? जी बिल्कुल, शाकिर अली लाहौर के ख़ास तौर पर और बरसगीर पाक व हिंद के बड़े मुसव्वरों में उनका शुमार होता है। एक बाकायदा कह लें कि एक स्कूल ऑफ थाट है, एक अंदाज़ है पेंटिंग्स का, मुसव्वरी का, जो शाकिर अली से वाबस्ता है। और शाकिर अली का जो अगर आप करियर के ऊपर बात करते हैं तो 1916 6 मार्च को पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1975 में हुई। अच्छा। इस दौरान उन्होंने बतौर प्रिंसिपल उस्ताद म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाया भी और फिर यहाँ के प्रिंसिपल भी रहे और कई जो बड़े इस वक्त आपको बड़े मुसव्वर और बड़े आर्किटेक्ट नज़र आते हैं वो उनके शागिर्दों में से थे। तो अगर आप देखें नैयर अली दादा की अचीवमेंट्स को तो उस शाकिर अली म्यूज़ियम जो जगह है, जो घर था पहले शाकिर अली साहब का, उस घर को बनाने में नैयर अली दादा का बड़ा किरदार है। हम बात कर रहे थे शाकिर अली साहब पर और नैयर अली दादा का जिक्र आया। मैं बता रहा था कि कई ऐसे बड़े नाम जो इस वक्त आपको नज़र आते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो मुसव्वरी हो, चाहे जो फ़ाइन आर्ट्स के दीगर शोबे हों, उनमें शाकिर अली कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्होंने परवरिश की, उनकी सरपरस्ती की मुख्तलिफ़ फ़नून की बहसियत प्रिंसिपल के और बहसियत सीनियर पेंटर आर्टिस्ट के, और फिर उसकी वजह से कई पूरी दुनिया में उनका हल्का एक असर है। और जहाँ पे वो लोग जो यहाँ से पढ़ के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से गए और फिर उन्होंने अपना नाम कमाया दुनिया भर में, वो उनके हल्का असर में आते हैं। उनके दोस्तों में, अहबाब में ना सिर्फ ये कि पेंटर्स थे बल्कि राइटर्स भी थे। इंतज़ार हुसैन जैसे वो उनके करीबी दोस्तों में से थे। मियाँ एजाज़ुल अहसन जो पॉलिटिशियन भी हैं और पेंटर भी हैं, वो भी उनके करीबी लोगों में से थे, अहबाब में से थे। इसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो उनके पास आते और इस तरह से इंटरेक्शन होते। और ये उस दौर के पेंटर्स हैं, उस क्लास के पेंटर्स हैं या उस सोसाइटी और तबके से ताल्लुक़ रखते थे कि जो पार्क टी हाउस में रेगुलरली जाया करते थे और वहाँ पे जो राइटर्स हैं उनके साथ डिस्कस करते थे और फिर उनके सब्जेक्ट्स जो है इवेल्युएट होते थे। असरात उनकी पेंटिंग और ये बड़ा अच्छा तरीका था एक पूरे आर्ट को आप जब कोलैबोरेट करते हैं, आप राइटर से बात करते हैं, उनकी थीम्स को जब पेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक और मीडियम मिल जाता है। बिल्कुल, ये तो इंटरप्रिटेशन बन जाती है ना, पेंटिंग से विजुअल इंटरप्रिटेशन आप कर लें, लेकिन जो उनका असर है ना, मिसाल के तौर पर जो अगर शाकिर अली की एजुकेशन को देखें तो वो सारी बैरून मुल्क से है, मुंबई से है, जर्मनी से है, मुख्तलिफ़ मकामात से है। असरात उनकी पेंटिंग्स का स्टाइल भी उनका वेस्ट के पेंटिंग से मिलता जुलता है, लेकिन जो उन्होंने सब्जेक्ट चुने हैं ना वो इस धरती से हैं। जो स्टाइल उन्होंने चुना है यहाँ का वो उसके साथ इसिमिलेट किया है और इस तरीके से एक नया स्कूल ऑफ पेंटिंग मार्ज वजूद में आया जो शाकिर अली की वजह से जाना जाता है। उनके क्यूब्स, वो जो उनके फिगर्स हैं जो बनाते हैं, जिनके पेंटिंग्स जिनकी बनाते हैं, वो अगर आप देखते हैं तो आप बिल्कुल आपको लगता है कि ये और तरह की पेंटिंग्स हैं, मुख्तलिफ हैं, जिनमें एब्स्ट्रैक्ट भी है और साथ साथ रियलिज़म भी है और इस तरह का भी तरीक़ाकार भी है उनका पेंटिंग्स करने का भी। और फिर ये है कि उनका अगर आप म्यूज़ियम देखते हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें देखते हैं, वो बड़ी काबिल दीद भी हैं और समझने के लिए भी ज़रूरी हैं कि कैसे कैसे कहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी किया करते थे। फिर उन्होंने जो घर बनाया, उस घर के अगर आप देखते हैं तो लाहौर में सिवाय HRCP की जो ऑफिस है, हेड ऑफिस टीपू ब्लॉक में उधर ही, और शाकिर अली म्यूज़ियम, इसके अलावा कहीं लाहौर में इस तरह का घर आपको नज़र नहीं आएगा जो, और उसमें प्रॉपर आर्टिस्टिक एलिमेंट्स नज़र आते हैं। जो हम खिंगर ईंट जिसको आप कहते हैं कि बेकार सी ईंट है जो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होती है, उससे उसने वो घर तामीर किया। उसका फसाड आप देखते हैं तो वो खूबसूरत लगता है आपको। ये एक आर्ट की और 10 साल लगे उसके घर बनने में, और वो घर पर बाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने ख़रीद के शाकिर अली का म्यूज़ियम वहाँ पे बनाया। और लाहौर में ये पहला म्यूज़ियम था जो किसी शख्सियत के नाम पे बना था। फिर इसके अलावा भी हैं, जैसे जावेद मंजिल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का म्यूज़ियम है कि ना, उनकी ज़ेरे इस्तेमाल अशिया हैं। तो इसी तरीक़े से शाकिर अली म्यूज़ियम जो अगर आप वहाँ जाते हैं तो उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी समझने में मदद मिलती है। तो इस साल जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है उन्होंने ये किया है कि चूँकि 100 साल हो गए उनकी सालगिरह,
जो 100वीं साल गिरा है, तो इसको एक पूरा साल जो है बिल्कुल सही, वो सरगर्मियाँ ऐसी की जाएं जिनसे शाकिर अली की खिदमात को उजागर याद किया रखा जाए। जा सकता। हम बात कर रहे थे शाकिर अली साहब पर, और बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर रहे थे, और भी मजीद बात हो सकती थी लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी कि आज हमारे साथ LWMC के MD नुसरत तोफ़ैल गिल साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं हमारे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, और किस तरह से क्या तरीक़ेकार जो है वो अपनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और पिछले 5 महीने से आप एज MD LWMC काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा रही हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंज है LWMC के सामने, जिसको हम प्रायोरिटी भी देते हैं, कि लाहौर जो शहर है उसको एक क्लीन लुक दी जाए, ताकि शहरी एक प्रॉपर हाइजेनिक लिविंग कंडीशंस उनको दी जाएं और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड हो। तो उसमें जो हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपना कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वेस्ट का, वो हम उसको चाहते हैं कि वो एफिशिएंट रहे। जब ये कंपनी बनी थी 4-5 साल पे, वो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी 50-60% होती थी। तो गवर्नमेंट ने ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की कि हम कैसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लेके आए कि जो डिलीवर कर सके, क्योंकि कंपनी बनने से पहले हमारे कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते थे जो सारे जो वेस्ट मैनेजमेंट के इशू को डील करते थे। कंपनी बनने के बाद हमने प्रोफेशनल्स हायर किए, उनको मार्केट बेस्ड सैलरीज दी, एक जदीद जो मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हमने प्लान किया। और जब हम प्लानिंग के स्टेज पे थे तो ये चीज़ बड़ी उभर के सामने आई कि हमारे पास इस तरह से ट्रेन लोग ही नहीं हैं। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का जो एक इशू था वो बहुत हमें शुरू में उसको डील करना पड़ा। और उसके रेफरेंस से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने मेट्रोपॉलिटन इस्तांबुल जो है टर्की की, उनका बहुत एक्सपीरियंस था, तो उनके साथ हमने फिर कोलैबोरेशन की, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट की और ट्रेनिंग्स भी दी, टेक्निकल सपोर्ट भी दी, जो बेसिक स्टडीज़ होती हैं रिसर्च के रेफरेंस से शुरू में, तो वो हमने उनके साथ मिलके की। कंपनी से पहले हमारे पास कोई वेस्ट कैरेक्टराइजेशन स्टडी हुई नहीं थी कि हमारे जो वेस्ट है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है लाहौर में। तो ये शुरू में हमने जो उनके साथ मिलके प्लानिंग की, उसके बेसिस पे फिर सारा हमने ऑर्गेनाइज किया। सही, तो यानी कि पूरे फैक्ट्स पहले इकट्ठे किए, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारी प्लानिंग की गई। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तरीका होता है चीज़ों को टैकल करने का। हाँ, इसी तरह हम इसी वजह से अब हम पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ मिलके हमारा प्लान बना दें। तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई सिटी से किसी ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन से मेरी रिक्वेस्ट आ रही होती है। आजकल तो कराची में बहुत इशू चल रहा है इस चीज़ का कि वहाँ पर गंदगी जो है वो इस कदर फैल चुकी है कि इवन वहाँ के शहरी जो है ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि शहर जो है वो साफ़ नहीं है कराची। वो मेरा ख्याल में ये कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कंपनी बनाई और फिर इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनली भी सपोर्ट कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि लाहौर जो है ना एक क्लीन सिटी है। और ना सिर्फ ये कि ये नेशनली रिकग्नाइज है, इवन इस रीजन में बहुत सारे हमें जो इंटरनेशनली कंसल्टेंट्स आते हैं जो डिफरेंट ये सार्क रीजन से विज़िट करके आते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जी हमें लाहौर में कोई ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट का इशू नज़र नहीं आया, हमें कोई वेस्ट ऐसा नज़र नहीं आया जो बर्न हो रहा हो, जो कि जनरली प्रैक्टिस होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि वेस्ट को आग लगा दी जाती है। गुज़श्ता चंद सालों से जब से ये प्रैक्टिस शुरू हुई है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। और अभी आपके आने से पहले भी हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो है वो मैंने ये चीज़ मेंशन की कि हमारा शहर जो है वो साफ़ है और इसका क्रेडिट जो है वो बहुत हद तक LWMC को जाता है। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और आप हमेशा बेहतर से बेहतर की तरफ जानते हैं। अभी तरीक़ेकार क्या अपनाया जा रहा है, किस तरह से डंपिंग साइट्स जो हैं वो मुख्तस की जाती हैं और कूड़ा इकट्ठा कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रेटजी हमारी ये है कि कलेक्शन हम 2 तरह से अभी कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं कंटेनर बेस्ड कलेक्शन, कि हमने पूरे शहर में डिफरेंट जगहों पे कंटेनर्स रखे हुए हैं जहाँ के हम अपने शहरियों को और साथ साथ हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो भी जो वेस्ट स्वीप करके लाते हैं वो कंटेनर्स में डालते हैं। ठीक। उसके साथ साथ हमने बहुत सारी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं या बस स्टॉप्स हैं वहाँ वेस्ट बिन भी लगाए हुए हैं। तो हम शहरियों से दरख्वास्त ये करते हैं कि अपना जो वेस्ट है वो हमारे कंटेनर्स में या वेस्ट बिन में डालें।
और दूसरी जो हमारा मेथडोलॉजी जिसको हमने अडॉप्ट किया है उसको हम कहते हैं डोर टू डोर कलेक्शन। डोर टू डोर कलेक्शन एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, इस पर हमें मैं समझता हूँ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसमें हमने शुरू में ये किया था कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट बैग डिस्ट्रीब्यूट किए थे हाउस होल्ड्स को, ठीक। और हम उन्हें इनकरेज करते थे कि वो अपना वेस्ट जो है अपना इसमें बैग में डालें और उसको अपने डोर स्टेप पे रख दें। हमारा वर्कर्स एक टाइम पे आएगा स्केड्यूल पे और वो उठा के ले जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। कुछ इसमें अवेयरनेस के, सोशल मोबिलाइजेशन के, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इश्यूज़ हैं। जब तक लोग इस तरह से अवेयर नहीं होंगे और वो अपना वेस्ट प्रॉपरली स्टोर करके अपने घर में, तो वो हम अपने डोर स्टेप पे रखेंगे तो फिर ये सिस्टम और इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो दूसरी एंटिटीज़ हैं, दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शॉप्स हैं, प्लाजाज हैं, वो भी अपना एक वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम लेके आएँ और वो हमारे अपना वेस्ट इकट्ठा करके हमारे कंटेनर में डालें, प्रॉपर बैग्स में डाल के, इंस्टेड के वो लिटरिंग करते हैं। अपनी जिम्मेदारी तो पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर डोर टू डोर कैंपेन की अगर बात करें तो उसमें वाकई में बहुत मुश्किल है हर घर से वो चीज़ें निकलवाना, लेकिन अगर उस कम्युनिटी में, उस इलाके में एक कंटेनर पड़ा होगा तो सबको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कूड़ा जो है वो उसके अंदर जाकर फेंकना है। सो अवेयरनेस के लिए किस तरह से कैंपेन चलाई जाती है? अवेयरनेस के रेफरेंस से एक तो कंपनी जब बनी तो हमने एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया और उसमें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक पूरी अपनी प्लान करता है हर मंथली एक्टिविटीज़ कि उन्होंने इस मंथ में कहाँ कहाँ जाना है और किस तरह से अवेयरनेस करनी है। इसमें हमारा बेसिक फोकस जो होता है वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कह लें आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको वेस्ट मैनेजमेंट के रेफरेंस में कुछ ना कुछ अवेयरनेस दी जाए। तो वो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। उसके साथ साथ हम जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट के मौके पे हम वॉक्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोगों को बताते जाएं। इसी तरह बाकी भी जो अवेयरनेस के इवेंट्स होते हैं, जैसे स्पेशल इवेंट्स ईद उल अज़हा का आ जाता है, या मुहर्रम अल हराम में हमें स्पेशल कैंपेन्स करनी पड़ती है, रमज़ान में होता है, इवन इतवार बाज़ार जो लगते हैं वहाँ भी हम अवेयरनेस के रेफरेंस से अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। नुसरत साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूँकि नाज़रीन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। LWMC की हम बात कर रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर नुसरत तोफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे और स्टूडेंट्स को अगर आप अवेयर कर दें सो दैट मीन्स कि आप एक कम्युनिटी को भी अवेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं कि मेरी अपनी कज़न एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में वो पढ़ रही हैं और वहाँ पर जो है उनको बहुत सी टेक्निक सिखाई जाती हैं और वो अगर मेरे साथ हो तो वो मुझे कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकने देती, नीचे नहीं फेंकने देती। सो ये जो चीज़ें हैं, मतलब अब उसकी क्लास में 50 लोग हैं, उस बैच में कितने सारे लोग होंगे, सो दैट मीन्स कि ये चीज़ें जो हैं वो फैल रही हैं एक्चुअली, और लोग जो हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। इसमें LWMC का जो फोकस है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन आने वाली है वो वेस्ट मैनेजमेंट के रेफरेंस से उनको अवेयरनेस हो, और वो जिस तरह से अभी करंटली हम लिटरिंग हम कहते हैं, जो मर्जी बंदा जहाँ मर्जी कोई चीज़ फेंक देता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये एक अवेयरनेस आ जाए और लोग खुद ही इस तरह से टेम्ड हो जाएं कि वो लिटरिंग ना करें। प्रॉपर जो डेजिग्नेटेड जगह है, जैसे हम कहते हैं वेस्ट बिन है, कंटेनर है, या अपने वेस्ट बैग में डाल के रखें अपना वेस्ट और उसको प्रॉपर जगह पे डोर स्टेप पे रख दें या फुटपाथ पे रख दें। हमारा वर्कर आएगा उठा के ले जाएगा उसको। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी चीज़ को साफ देखते हो तो वो जो एक एहसास है वो पैदा होना शुरू हो गया आम शहरियों में। मतलब एक सड़क पर आप गाड़ी में जो चीज़ होती थी बाहर फेंक देते थे, अब ये एहसास होना शुरू हो गया कि अच्छा यार सड़क साफ़ है, नहीं इसको साइड पे रख लो, प्रॉपर तरीके से इसको कहीं पर डंप ऑफ करेंगे। सो ये एक एहसास तब क्रिएट हुआ जब आप लोगों ने एक्शन लिया, आप लोगों ने स्टेप लिया, साफ़ सुथरी चीज़ें फराहम करना शुरू की, वो सड़कें हैं, वो गलियाँ हैं, उसके बाद काम होना शुरू हो गया। लेकिन अब अगर हम पोश इलाके की बात करें तो बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा, शुमाली लाहौर वाली साइड पर चले जाएं, अंदरून साइड पर चले जाएं, वहाँ पर इस तरह से क्यों नहीं हो सकता? उसमें जो एक चैलेंज होता है ना, इसमें सबसे बड़ा एक है कि जो हमारे पॉश एरियाज हैं वो प्लान्ड एरियाज़ हैं जिनको हम कहते हैं। वहाँ प्रॉपर एक रोड्स बनी हुई हैं, उसकी विड्थ है, लेंथ है, और वो हमारी जो मशीनरी है आसानी से ऑपरेट कर लेती है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पॉपुलेशन भी रिलेटिवली कम है, और जो अंदरूनी शहर हैं, जो कंजस्टेड जो एरियाज़ हैं, वहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है जिसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस में डिफ़िकल्टी होती है, दूसरा कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और उसमें उसको कामयाब होने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लोग हमारे साथ तावन करें। लोगों को हम इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि लोग अपना वेस्ट जो है वो प्रॉपर वेस्ट बैग में डाल के अपने डोर स्टेप पे रखें
और हमारा वर्कर्स वहाँ से उठा के ले जाएगा, या कंटेनर्स में फेंकें या वेस्ट बिन में रखें। इसके साथ साथ आपको पता होगा हमने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है 1139 के रेफरेंस से, वो भी पिछले 5 साल से बहुत इफेक्टिवली चल रही है और हम अभी तक कोई 1.5 लाख से ज़्यादा जो है ना वो कंप्लेंट्स जो है ना वो एड्रेस कर चुके हैं, लोगों की हेल्प कर चुके हैं। और उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है, जितने भी सिटीजन्स कॉल करते हैं उनकी कॉल रिकॉर्ड भी होती है, वो एस्केलेट होती है हमारे फील्ड स्टाफ को, और वो जब तक क्लोज नहीं होती जब तक वो सिटीज़न ये कंफर्म नहीं कर देता कि मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। सही। तो उस रेफरेंस से हम कहते हैं कि हमने एक अपने कस्टमर्स को या अपने जो लाहौर के शहरी हैं उन्हें एक सर्विस दी हुई है और हम क्विकली वेस्ट के रेफरेंस से कोई भी कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व भी करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर कंप्लेंट्स किस हवाले से आती हैं, किस तरह? ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं मैनुअल स्वीपिंग के रेफरेंस के, जो स्वीपिंग नहीं हुई कि ट्रेडिशनली हमारे लोगों का ख्याल है कि जब हम सुबह उठें तो हमारी गली में स्वीपिंग हुई हो, लेकिन आपको पता है कि लाहौर अब कितना फैल चुका है। बिल्कुल सही। और हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वर्कर्स की, सैनिटरी वर्कर्स की, वो वही है ट्रेडिशनली जो 5 साल पहले हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमने ट्रांसफ़र हुए थे। अब हम उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, जैसा कि अभी रिसेंटली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आप पूरे लाहौर को टेक ओवर करें, और उसके रेफरेंस से हमने एक अमेंडमेंट कर ली है। अपना जो हमारा एग्रीमेंट है सर्विसेज एंड एसेट्स मैनेजमेंट एग्रीमेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, उसमें हम जितनी भी कोऑपरेटिव्स और प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वहाँ भी अपनी सर्विसेज हमने देना शुरू कर दी हैं। अभी उनको और कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमने प्लेस कर दिए हैं कंटेनर सब जगहों पे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए हैं और वहाँ पे हम वेस्ट उठा भी रहे हैं। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका अपना कलेक्शन सिस्टम है, लेकिन उसको हम डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपना जो वेस्ट वो कलेक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी से। इवन जो लाहौर कैंट है वो भी अपना वेस्ट जो कलेक्ट करता है वो हमारी डंप साइट्स पे या डिस्पोजल साइट है वहाँ पे लेके आ रहा है। सही। इससे पहले ये था कि लाहौर के इर्द गिर्द कुछ इलीगल साइट्स जो है ना वो बनना शुरू हो गई थी। जितने भी ये प्राइवेट सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपना टाइम सेव करने के लिए, अपनी कॉस्ट सेव करने के लिए वो इधर उधर वेस्ट फेंक देते थे जो जहाँ पे इलीगल साइट्स जो बनना शुरू हो गई, जो कि एक एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड है। मुश्किल था इन साइट्स को, मतलब जैसे अभी महमूद बूटी वाली साइट पर एक डंपिंग साइट है बहुत बड़ी, मुश्किल था लाहौर से इसको बाहर शिफ्ट करना, ऑल्दो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद अब कूड़े की पड़ी है, उसका आगे क्या करना है, उसकी मतलब उसको किस तरह से ठिकाने लगाया जाएगा, उसकी क्या प्लानिंग? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। महमूद बूटी जो साइट है वो एक डेजिग्नेटेड साइट थी ट्रेडिशनली। 90s में इसको साइट्स को डेवलप किया गया था और वहाँ पे हम वेस्ट फेंक रहे थे। इसका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने भी इसका NOC दिया हुआ था क्योंकि और कोई साइट नहीं थी, और जब ये साइट ऑपरेशन में आई थी उस वक्त ये शहर से दूर समझी जाती थी, बहुत दूर समझी जाती, आबादी नहीं थी, आबादी नहीं थी। लेकिन अभी ये जो महमूद बूटी साइट्स है वो ऑलमोस्ट अपना जो उसकी कैपेसिटी है वो फिल होने वाली है। वो और कोई 6 मंथ्स 10 मंथ्स हम उसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये प्लानिंग की थी कि सैनिटरी लैंडफिल एक हमने बना ली हुई है और उसके 2 सेल। वो किस जगह पर बनाई है? वो लखो डेर एक जगह है रिंग रोड के साथ में बूटी से पे अभी शायद अंडरपास भी एक, हाँ अंडरपास भी वहाँ बना है क्योंकि शायद गवर्नमेंट का कोई और वहाँ प्रोजेक्ट भी चलना शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे हमारी लैंडफिल साइट बन चुकी है, स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको हम सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं, और उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम अभी प्रिक्वायरमेंट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये फर्स्ट लैंडफिल साइट होगी और इसमें पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको एक्सपीरियंस हो लैंडफिल साइट को ऑपरेट करने का। तो इसकी हमने इंटरनेशनल एक बिडिंग की हुई है और बिड ओपन होगी हुई है। और अच्छा, इसके फंक्शंस क्या होंगे और इससे क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपसे ज़रूर जानूंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। लैंडफिल साइट की हम बात करें और पूरे पाकिस्तान में अभी तक जितना भी कूड़ा करकट है, जितना भी वेस्ट है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उसका एक हल निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए ऐसी कोई साइट नहीं बनाई गई। लेकिन अब जो है वो लाहौर में ये बनाई जा रही है। LWMC जो है उसने इनिशिएटिव लिया है। फंक्शन क्या होगा, किस तरह से काम करेगा ये? बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो इसकी मैनेजमेंट हायरार्की है उसमें ये कहा जाता है कि जो कंट्रोल डंपिंग इस प्रेफर्ड आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हमारे जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डंपिंग कर रहे होते हैं, तो हमने कंट्रोल डंपिंग इस तरह से कहते हैं कि एक आपकी बाउंड्री वॉल है, आपने एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे आप डंपिंग कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी रोड्स बन रही हैं, आपके एक्सेस रोड्स हैं,
आपकी लाइट्स लगी हुई हैं, कोई हैज़र्ड को अगर वहाँ पे हो जाता है तो वो उसको टैकल करने के लिए आपने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। उसके बाद होता है कि आप इसको लैंडफिल करें प्रॉपरली। इसको हम कहते हैं टेक्निकली सैनिटरी लैंडफिल। इसका सबसे जो बेसिक मकसद ये होता है कि जो वेस्ट जब हम किसी भी जगह पे फेंकते हैं तो उस वेस्ट से एक टॉक्सिक किस्म का लिक्विड निकलता है, क्योंकि वो मिक्स वेस्ट होता है, उसमें मॉइस्चर भी होता है और वो सारा मिक्स हो के सारे केमिकल सब चीज़ें नीचे एक टॉक्सिक किस्म का लिक्विड निकलता है जिसको हम लीचेट कहते हैं। उस लीचेट को कंट्रोल करने के लिए कि उससे हमारी जो सॉइल है और अंडरग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट ना हो, उसको तो लैंडफिल साइट बनाने का तरीका ये है कि उसकी कंपैक्शन प्रॉपर की जाती है, उसमें जियो मेम्ब्रेन बिछाई जाती है, उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम रखा जाता है, उसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसमें जो मीथेन गैस निकलती है उसको गैस कैप्चर करने के लिए एक वो मैकेनिज्म बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के सारे कंपोनेंट्स हम कहते हैं कि लैंडफिल साइट है। और लैंडफिल साइट का जो बेसिक मकसद जिस तरह मैंने बताया, वो लीचेट जो उसमें पैदा होता है वो उसको कलेक्ट करते हैं सेपरेटली और उसको फिर ट्रीट करते हैं और उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इस तरह इस लैंडफिल साइट हमने LWMC ने बना ली हुई है। उसको अब ऑपरेशंस करने के लिए हम एक फर्म की सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये हम लैंडफिल साइट ऑपरेशनल हो जाएगी और जैसे ही ये ऑपरेशनल होगी हम अपनी महमूद बूटी साइट्स है उसको क्लोज़ कर देंगे। और उसको क्लोज़ करने का भी एक साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि उसमें आपको पता है इस तरह की जो डंप साइट्स होती हैं उसमें मीथेन गैस पैदा हो रही होती है और अगर हम उसको एकदम कवर कर देंगे तो वो कोई भी एक्सप्लोसिव होने का खदशा होता है और कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसका भी हमने प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है, उसकी कंसल्टेंसी हम अवार्ड करने जा रहे हैं कि इसको किस तरह से हम कहते हैं रिहेबिलिटेट किस तरह से करेंगे महमूद बूटी साइट को, या इसको कैप किस तरह से करेंगे। सही। अच्छा, तो नुसरत साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दुनिया में इस वेस्ट को भी बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, बायोमास जो एक सिस्टम होता है जिसमें इससे बिजली पैदा की जाती है या इस तरीके से कुछ इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, वो तरीक़ेकार क्यों नहीं अपनाए जा रहे जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी हैं? आप ये देखें, जब भी हम इस तरह के डिस्पोजल की तरफ जाते हैं या वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको कंसिस्टेंट सप्लाई या फीड स्टॉक हो। और वो कब होती है? वो तब होती है जब आपका कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसोलिडेट हो, रिलायबल हो। कोई भी कंपनी आके वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट नहीं लगाएगी जब तक उसको यही यकीन नहीं होगा कि इनके पास इतना वेस्ट अवेलेबल भी है कि नहीं, इनका कोई कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है कि नहीं। अब हमने कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम काफ़ी हद तक उसको क्रेडिबल बना लिया है और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो, और हम डेली बेसिस पे बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें ये डेटा हमारे पास है कि हम कितना वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं लाहौर से। अच्छा, वैसे ऑन एवरेज पर डे कितना वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता होगा ऑन एवरेज? आज ऑन एवरेज कुछ 6000 टन एवरी डे हम कलेक्ट करके अपने डंप साइट्स पे लेके जा रहे हैं। अगर इसको स्टडी कर लिया जाए तो बायोगैस प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल अभी हम हमारे जो भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी इसको ग्रेजुअली हमने प्लान किया। अभी जो 2 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वेस्ट को रीयूज़ या रिसाइकल करने के रेफरेंस से, एक तो लाहौर कंपोस्ट है जिसको हम 500 से 800 टन वेस्ट डेली बेसिस पे दे रहे हैं, जिससे वो ऑर्गेनिक वेस्ट को सेग्रीगेट करके कंपोस्ट बना रहे हैं। दूसरा, हमारा कंपनी बनने के बाद जो हमने एक प्रोजेक्ट किया प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके, उसको DG खान सीमेंट ने वो इन्वेस्टमेंट की थी, उनको हम वेस्ट दे रहे हैं कोई 800 से 1000 टन डेली बेसिस पे। अच्छा। ये प्लांट है रेफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का, RDF प्लांट है। इसमें वो ये करते हैं कि हमारे से जो वेस्ट वो लेते हैं उसमें सेग्रीगेट करके जो कंबस्टेबल पार्ट है, जो जिसकी एक क्लोरिफिक वैल्यू होती है, वो उसको एज ए को फ्यूल अपने सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। ये भी RDF इस लेवल का प्लांट पाकिस्तान में पहला लगा है। मुश्किल भी तो होता है ना ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो सेग्रीगेट करना। हाँ, वो यही तो बेसिकली चैलेंज होता है ना, इसीलिए तो वो सारा प्लांट लगा हुआ है कि वो उसमें सेग्रीगेट करते हैं जो कंबस्टेबल पार्ट है उस पूरे वेस्ट का, उसको उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स कम करते हैं और उसको फिर बेल्स बना के अपनी इंडस्ट्री में ले जाते हैं, जिसमें वो कोल के साथ इसको मिला के बर्न करते हैं, जिससे एनर्जी पैदा करके वो अपनी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नुसरत साहब, एक चीज़ जो मुझे अभी दोबारा से याद आई, और कि बहुत सी जगहों पर लोग जो हैं खाली प्लॉट अगर देखा वहाँ कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, और वो इस हद तक फेंकना शुरू कर दिया कि वो एक पूरा
डंप साइट, मिनी डंप साइट आप कह लें, वो बन जाती है। इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा? और ये प्रैक्टिस बहुत हद तक कम हुई, मैं ये मानती हूँ, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकी। अभी भी बहुत से, जैसे हम गुलजानाबाद इलाकों की बात कर रहे थे, जहाँ पर प्रॉपरली प्लान्ड सोसाइटीज़ नहीं बनी हुई, लेकिन एक मोहल्ला सिस्टम है, लोग रह रहे हैं और एक आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। उसको किस तरह से कम किया जाए? वो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जितने भी ओपन प्लॉट्स हैं, एक तो हमने सर्वे करके हमारे पास डेटा है कि कौन से ओपन प्लॉट्स हैं और जिन पे वेस्ट आता है इस तरह से। एक तो हम ये करते हैं, हिस्टोरिकली हमने शुरू में ये किया था कि हमने जितने भी इस तरह के ओपन प्लॉट्स है, एक 2-3 साल पहले एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी करके वन टाइम क्लीनिंग एक्टिविटी की पूरे लाहौर में। तो हमने सारे ये ओपन प्लॉट्स जो है ना वो क्लीन करवा दिए, सारा वेस्ट रिमूव करवा दिया था यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने वहाँ लिख के भी लगाया कि यहाँ वेस्ट ना फेंकें। साइड के जो लोग थे रहते उनको भी अवेयर किया कि यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करें। जहाँ जहाँ लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें कहा जी कंटेनर रखवा दें, हमने वहाँ कंटेनर रखवा दिए। लेकिन इसके बावजूद ये ओपन प्लॉट्स का मसला अभी भी चल रहा है और उसको हमने अब इस तरह से हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं कि थोड़ा सा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इसको भी इन्वोक करें, ताकि लोगों को हम थोड़ा सा ये एजुकेट करें कि ये जो आप वेस्ट फेंकते हैं ये एक हैज़र्ड है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है और हमारी जो हेल्थ जो है ना वो भी अफेक्ट होती है। तो आप अपना वेस्ट अपने बैग में डाल के रखें या कंटेनर में हमारे में रखें। और ये जो ओपन प्लॉट्स हैं, इंशाल्लाह जब ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हमारा इन प्लेस हो जाएगा और ये कोशिश है कि ये जल्दी हो जाए इन प्लेस, तो उम्मीद है कि लोग थोड़ा सा, जो इस तरह के लोग हैं कि जो बिल्कुल ही हमारी बात पे अमल नहीं करते, उसको थोड़ी सी हम वार्निंग देंगे, छोटे मोटे फाइन करेंगे, तो इससे मुझे उम्मीद है कि चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। एक छोटा सा मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें इस प्रोग्राम मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि लिटरिंग, फ्री लिटरिंग जो है ना वो ख़त्म कर दें। कोई भी लाहौर के शहरी को ये एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी गाड़ी से कूड़ा ना फेंकूँ, अपने घर से बाहर ना गली में फेंकूँ। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, कहीं फुटपाथ पे चल रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं मूंगफली खा रहा हूँ, उसका पैकेट फिर उसे फेंक रहा हूँ, छिलके उधर ही फेंक रहा हूँ। तो वो प्रॉपरली हमारे वेस्ट बिन भी हमने जगह जगह लगाए हुए हैं, कंटेनर्स भी पड़े हुए हैं। और अपना वेस्ट जो है ना वो काइंडली मतलब पब्लिक प्लेसेस पे ना फेंकें, अपने घर में जाएं, अपने उसमें स्टोर करें, प्रॉपर बैग में डालें। थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और आपको आपका शहर खूबसूरत शहर खूबसूरत मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि अभी भी ये साफ सुथरा नहीं है, जरा कराची का चक्कर लगा के आए, आपको पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया एमडी साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आई रियली होप कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गुड लक फॉर दैट, आप उसको ज़रूर कंप्लीट करें ताकि हमें हमारा शहर साफ़ सुथरा और हेल्दी मिलता रहे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।